नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं अनीशा गुप्ता और हमारी आज की टॉप हेडलाइन यहां पर सोने से है, जहां पर लगातार बढ़त देखने को मिली है। प्राइसेस ऑल टाइम हाईज पर लगातार बनते हुए नजर आए हैं और ये 13वीं बार ऐसा है आज जब $3000 पर आउंस के ऊपर सोने ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। अगर कैलकुलेशंस देखी जाए तो लाख के ऊपर के प्राइसेस फिजिकल मार्केट्स में अगर आप सोना खरीदने जाएं तो ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे चांदी की, जहां पर चाल अच्छी खासी है लेकिन सोने को थोड़ी सी अंडर परफॉर्म करती हुई नजर आई है। यहाँ से चांदी में किस तरह की खरीदारी की जानी चाहिए, क्या चांदी आगे जाकर सोने का आउट परफॉर्म करेगी, इस पर भी करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर 2 हफ्ते के हाईज पर कारोबार है और इस हफ्ते अब तक कच्चे तेल ने 4.5% की तेजी ऑलरेडी दिखाई है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ इंडिया सचिन जैन, मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेख और केरिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केरिया। गोल्ड की कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आना चाहेंगे ताकि समझ में आए कि किस तरह से गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पर मूव करते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि सोने ने ऑल टाइम हाई यहाँ पर 95,895 के आसपास बनाया है, बट एक्चुअली उससे भी ज्यादा है। 95,900 के ऊपर के लेवल्स हमने 2025 में बनते हुए देखे हैं। वो चार्ट आपको दिखाता है कि साल दर साल किस तरह के हाईज यहाँ पर सोने ने बनाए हैं। तो 2024 यानी कि पिछले साल से करीबन 20,000 रुपए की तेजी सोना आपको यहाँ पर अब तक दिखा चुका है। 2023 में सोने के भाव 64,000 रुपए के आसपास थे, 2022 में 55,000 के आसपास, यानी कि पिछले 4 सालों में सोना ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल होता हुआ नजर आया है। तो अच्छी खासी तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार है। एक कैलकुलेशन ये भी दिखाना चाहेंगे कि अब अगर आप सोना फिजिकल मार्केट्स में खरीदने जाएं तो किस तरह के प्राइसेस यहां पर बन सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया 95,800 के आसपास के लेवल्स के साथ अगर हम कैलकुलेशन करें और इन प्राइसेस के ऊपर अभी जीएसटी ऐड करना बाकी है, तो अगर 3% का जीएसटी इसके ऊपर ऐड किया जाए और साथ में अगर हम मिनिमल बेसिक 10% का इसके ऊपर मेकिंग चार्जेस भी लेते हैं तो लाख 3,000 लाख 5,000 के आसपास के लेवल्स ऑलरेडी यहाँ पर बन चुके हैं। वेल, हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंड सचिन, आपसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह से ये एक तरफा तेजी अब आप मार्केट्स में देखते हैं। पहले तो मनीषा बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे को वेस्ट वर्ल्ड काउंसिल में प्लेटफॉर्म पे बनाया। और जैसे कि आपने मेंशन किया कि पूरा पूरा विश्व एक तरह से थोड़ा सरप्राइज है, चौकन है, चौकन है जिस तरह से ये तेजी और एक ये बढ़ोतरी आ रही है। लेकिन जो पूरी वैश्विक अस्थिरता चल रही है, जो लाइक जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी जो एक हम कहते हैं, हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। और ये चाइना की बहुत बाइंग कंटिन्यूसली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर रहे हैं जिनकी वजह से हमने एक प्रभाव एक चढ़ता देखा है। लेकिन अगर आप देखें कि कंज्यूमर ऑन ग्राउंड जो हमारे सर्वे बताते हैं, तो उनका ये बढ़ने के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा इससे बढ़ा हुआ है। तो ऐसे ओपनिंग में ही बोलना चाहूँ। एब्सोल्युटली। आप सचिन कैसे देखते हैं अब आप यहाँ से प्राइसेस जाते हुए? अंडरस्टैंड वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल प्राइसेस फोरकास्ट नहीं करता है, लेकिन जिस तरह की तेजी है, $700 पर आउंस की बढ़त इस साल में, $1,000 अनाउंस की बढ़त पिछले 12 महीने में, और ये तेजी अभी भी थमते हुए नहीं लग रही है। क्या यहाँ से और बुलिशनेस है, क्या कुछ कंसर्न्स हैं, क्या एक करेक्शन का क्वेश्चन होना चाहिए मार्केट्स में? आप कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस? जैसे मैंने मेंशन करेगा अपने प्लेटफॉर्म पे बोला है कि लॉन्ग टर्म देखें तो गोल्ड में बहुत स्ट्रेंथ है। और अगर अभी इसका हाल देखें, जो अभी के पिलर्स हैं, जैसे मेंशन किया मैंने, चाइना हुआ और एक कंज्यूमर डिमांड रही, इनको देख के काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ आगे दिख रही है। लेकिन अभी चाइना में एक और चीज़ हुई है कुछ समय पहले, जो आपने अपने चाइना दिन कवर करी थी, कि इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन कर दिया गया है कि वो गोल्ड पे बाइंग कर सके। उसको लेके एक स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ डिमांड आने वाले सालों में बढ़ना चाहिए। और टिपिकली जो अभी जैसे गोल्ड की लिक्विडिटी जो ग्लोबल इस समय जो जो अब सबके जो स्थिरता है, जिस तरह से ग्लोबल जो एक डेट की सिचुएशन है, उसको लेके गोल्ड का जो अभी शॉर्ट टर्म टू एकदम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। अब गोल्ड में अगर प्राइस आगे बढ़े नहीं बढ़े, वो मैं नहीं प्रेडिक्ट करता जैसे आपने मेंशन किया, लेकिन जो स्ट्रेंथ जिनके ऊपर ये पिलर्स जो स्तंभ हैं जिनके ऊपर खड़ा होता है गोल्ड का प्राइस, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत फेवर है। एब्सोल्युटली सचिन, लेकिन जिस तरह की तेजी यहाँ पर मार्केट्स में है, आप कहेंगे ज्वेलरी बाइंग इन सम सेंस यहाँ पर एक हिट लेती हुई नजर आई है? ये काफ़ी स्लो है मनीषा, लेकिन हमने पहले भी हिस्टोरिकली भी देखा है कि कंज्यूमर जब भी प्राइस बढ़ता है तो एक रुक के फिर परचेजिंग करता है। लेकिन अगर जो जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि कंज्यूमर से जो हम बात कर रहे हैं, एक स्ट्रेंथ ऑफ गोल्ड को लेके एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और मेरा सोचना ये है कि जो आने वाला अक्षय तृतीया का जो पर्व है जो आने वाला है,
मुझे लगता है कि उसमें हम बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसमें जाना चाहिए एज एन इंडस्ट्री, क्योंकि कंज्यूमर काफ़ी स्ट्रांगली आएगा हमारी शॉप से। और मेरे ऐसे एब्सोल्युटली कंज्यूमर्स कई बार सरप्राइज कर देते हैं कि किस तरह का रिएक्शन वो यहाँ पर बोर्ड में देते हैं। बट सचिन, मैं वो एक टेबल आपकी स्क्रीन पे फिर से लेके आना चाहूंगी जहाँ पर हम आपको ये कैलकुलेशन बता रहे हैं कि जो बेस प्राइस है और उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाए, मेकिंग चार्जेस लगाया जाए, तो अगर आप बाहर आज प्राइसेस इन प्राइसेस पे गोल्ड लेने जा रहे हैं तो सचिन भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो नहीं, एब्सोल्युटली अबव ₹1,00,000, ₹1,05,000, ₹1,10,000, ₹1,15,000, डिपेंडिंग ऑन कि आप मेकिंग चार्जेस क्या दे रहे हैं। हमने यहाँ पर एक मिनिमल 10% मेकिंग चार्ज लगाने की कोशिश करी है एट ₹1,00,000 at 10 ग्राम्स। क्या रिएक्शन है मार्केट्स के? आपको लगता है जो प्री बजटेड बाइंग है या फिर जो लाइट वेट बाइंग है, जो टीयर 2 टीयर 3 4 सिटीज की बाइंग है, रूरल इंडिया की बाइंग है, वो इसको कैसे एब्जॉर्ब करेगी? 2-3 बाद में अगर से ब्रेक करें मनीषा, तो इसको आप समझ पाएंगे। ये जो हमने टीयर 5, टीयर 6, टीयर 7 सिटीज़ की कंजम्पशन देखी है, वो ज़्यादातर एक प्राइस एग्नोस्टिक रहती है। वो जैसे हम अर्बन सिटीज़ में हम बात करते हैं कि रिटर्न कितना आया, कैसा रिस्पॉन्स आया, कि रिटर्न का परसेंटेज कितनी है। अगर आप रूरल इंडिया में जाएँ तो ज़्यादातर जो कॉन्वर्सेशन रहती है वो रहती है सेविंग को लेके। तो वो प्राइस एग्नोस्टिक होते हैं, और जब अगर आप उस कस्टमर को बताते हैं कि आपकी सेविंग की वैल्यू एक डबल हो गई है या 40% बढ़ गई है, तो वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो एक तो हमारा जो रूरल इंडिया कंजम्पशन है वो काफ़ी हमारे को लगता है कांस्टेंट है और बढ़ता रहेगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बट प्योरली जितनी आपकी सेविंग है उस हिसाब से आप खरीद रहे हैं, कंसिस्टेंटली खरीद रहे हैं। फिर आप अर्बन में आइए, तो अर्बन में जो अगर एक कंज्यूमर है जिसकी एक इन्वेस्टमेंट जुड़ी के दौरान एक गोल्ड में होती है, डायमंड्स में होती है, जेमस्टोन्स में होती है, मुझे लगता है कि जो अभी गोल्ड में हो रहा है, आपका बजट की ज़्यादा परसेंटेज किसी शादी का है या किसी और का है, आपका ज़्यादा परसेंटेज एक सोने में जाएगा, 100% जाएगा, बिकॉज जो गोल्ड में हो रहा है। और लास्टली जो कंज्यूमर का सेंटिमेंट है कि अगर वो जो हमने स्टॉक्स मार्केट में भी करंट कंडीशन देखी है, और एक एसेट क्लास एज गोल्ड इज रियली रियली स्ट्रॉन्ग, परफॉर्मिंग वेरी स्ट्रॉन्गली, उसका रिस्पॉन्स आने वाला है और बहुत पॉजिटिव आएगा। सचिन, दूसरा एक मेजर बड़ा पॉइंट है, जैसे आपने कहा कंज्यूमर डिमांड यहाँ पर अच्छी है और वो ईटीएफ्स के थ्रू काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आई है। जो मजबूर काउंसिल की वेबसाइट से ही मैंने वो नंबर्स देखे थे कि जैन फेब मार्च में नंबर्स यहाँ पर सिर्फ बढ़ते हुए नजर आए हैं। रिडेम्पशंस हैं बट वो फार एंड फ्यू हैं। ईटीएफ डिमांड अपने पीक से काफ़ी अभी भी कमज़ोर है, होल्डिंग अभी भी काफ़ी कम है। क्या ये एक चीज़ सपोर्टिव रह सकती है? लेकिन इसको मैं हमें आपको समझाना चाहूँगा। एक तो आप ग्लोबली देखिए क्या हो रहा है। तो ग्लोबली अगर आप 2024 में देखें तो पहले 6 महीने में काफ़ी लिक्विडिटी हुई, जैसे आपने बोला लोगों ने कैश करे, और सेकेंड हाफ में उन्होंने रिबाउंड किया। तो नेट जो एक सरप्लस हमने पिछले साल में देखा, करीब $3.5 बिलियन का हमने एडिशन देखा ईटीएफ में। अगर आप भारत का देखिए लास्ट ईयर, तो 41 टन से देखिए हम लोग करीब 58 टन पे हम लोगों ने ईयर एंड किया था, 58.5 टन। आप पहले 3 महीने को अगर देखें तो भारतवर्ष में 58 टन का ईयर करीब 68 टन का हो चुका है, विच इज़ फिनोमिनली अप, क्योंकि हमारा बेस काफ़ी छोटा था। और हमारा सोचना ये है कि ईडीएफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, एक रेडियंट प्रोडक्ट है। जब भी आप इसका यूनिट खरीदते हैं, उसका इक्विवेलेंट उसके लिए फिजिकल गोल्ड खरीदा जाता है और आपके स्टोर किया जाता है, तो इट्स ग्रेट प्रोडक्ट। और मेरा सोचना ये है कि ये प्रोडक्ट कस पे और आगे बढ़ेगा। अगर आप ग्लोबल वैल्यूज़ की बात करें, जैसे मैंने मेंशन किया कि पूरे 2024 में $3.5 बिलियन की बढ़ोतरी थी, पहले 3 क्वार्टर्स में करीब $17.5 बिलियन की बढ़ोतरी हम देख चुके हैं। तो इट्स बीन परफॉर्मिंग क्वाइट। सचिन, द अदर थिंग इज अबाउट सेंट्रल बैंक बाइंग। जैसे आपने कहा चाइना यहाँ पर लगातार खरीद रहा है, नॉट जस्ट इंश्योरेंस कंपनीज, लेकिन चाइना सेंट्रल बैंक मार्च के महीने में 5वें महीने में लगातार यहाँ पर बाइंग करता हुआ आया है। बीच में 2-3 महीने का गैप था, अदरवाइज देखिए तो पिछले 2 साल से कांस्टेंट यहाँ पर बाइंग है। नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग है। जिस तरह का ग्लोबल सिनेरियो है, बैकड्रॉप है, क्या ये एक और सपोर्टिव फैक्टर है? बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, जैसे आपने मेंशन किया चाइना की जो सेंट्रल बैंक बाइंग है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। और जैसे कि हमने देखा कि टैरिफ का जो आउटकम रहा है, जैसे लिबरेशन डे की पूरी एक वेट हो रही थी, और उसके बाद जो जिस तरह से चेंजेस आए हैं, वीक बाय वीक अलग चेंजेस आ रहे हैं, और एक चाइना यूएस का जो एक तरह से कन्फ्यूजन बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट हमने देखा है जो चाइना की बाइंग हो रही है गोल्ड को लेके। और इन वे ये ट्रेंड पिछले 3 से 4 साल में सिर्फ चाइना को लेके नहीं, सारे डेवलपिंग मार्केट्स में हो रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। और सोचना ये है कि जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन है, ये जो इम्पोर्टेंट पिलर है, लास्ट ईयर जो 1050 टन के करीब हमने बाइंग देखी सेंट्रल बैंक्स की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही पिछले साल में। और हमारा सोचना है कि इस साल में ये इंपॉर्टेंट रहना चाहिए।